नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम एनर्जी की बात करेंगे, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो कार्य करने में सक्षम होती है उसमें ऊर्जा अवश्य होती है। जब बंदूक से कोई गोली दागी जाती है तो वो किसी लक्ष्य पर टकराती है और लक्ष्य पर टकरा के उसको भेद देती है। हथौड़े से जब हम कील को ठोकते हैं तो वो दीवार में या लकड़ी में वो धंस जाती है। जब हवा चलती है तो हवा से जो पवन चक्की होती है वो चलती रहती है। जब हम पेड़ में पत्थर मारते हैं तो उसमें लगा हुआ फल नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार ये सब ऊर्जा के उदाहरण हैं, यानी सभी इन वस्तुओं में ऊर्जा पाई जाती है। अब हम इसका मात्रक और विमीय सूत्र देख लें। कार्य और ऊर्जा के मात्रक एक समान है, और जब मात्रक एक समान है तो इनके विमीय सूत्र भी एक समान है। CGS में अर्ग और SI पद्धति में जूल है, और इसका विमीय सूत्र है mL⁻² T⁻⁻2 mL2 T⁻⁻2, और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा के वास्तव में कई रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा जो ऊष्मा के द्वारा होती है, विद्युत ऊर्जा जो विद्युत के द्वारा होती है, रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा जो सूरज से प्राप्त होती है। और इन ऊर्जाओं को हम एक से दूसरे रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की। किसी भी वस्तु में उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि नाम से पता चल रहा है गतिज में गति शामिल है। तो जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें इसका, कि जब हम रन करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारे शरीर में गति होती है, जिसके कारण हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है। तो ये भी ऊर्जा का एक उदाहरण है जो गति के कारण उत्पन्न हुई है, और ये ऊष्मा के रूप में भी कन्वर्ट हो गई। इसे हम K से या EK से, कैपिटल K से शो करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। K स्मॉल e लिख के E एनर्जी, K काइनेटिक हो गया, या KE से भी प्रदर्शित करते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करे तो उसकी गतिज ऊर्जा दी जाती है K = 12 mv²। जैसे बंदूक से चलाई गई गोली, बहती हुई हवा, पानी, गतिशील वाहन, गिरता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ वायुयान, ये सभी में गतिज ऊर्जा होती है। अब हम इसका व्यंजक देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक ये बात करें कि गतिज ऊर्जा को गणना हम दो विधियों से कर सकते हैं। हमें यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें किसी एक विधि का उपयोग करना है। यहाँ हम समझने के लिए दो विधियों की चर्चा करेंगे, जिससे हमारी समझ और अधिक विकसित होगी। पहली स्थिति है जब वस्तु द्वारा किसी बाहरी बल के विरुद्ध वर्तमान गति अवस्था से विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य की गणना से। अर्थात यदि कोई वस्तु गति कर रही है और यदि हम उस पर कोई बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाने पर वस्तु गति अवस्था से विराम अवस्था में आ जाए, तो गति अवस्था से विराम अवस्था में आने पर हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। दूसरी स्थिति है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, और हम बाह्य बल लगाकर उसको गति अवस्था में ला दें, तो विराम अवस्था से गति अवस्था तक लाने में जो किए गए कार्य की गणना से।
तो हम चलिए पहली विधि देखते हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है जो v वेग से गतिशील है, उस पर एक गति विरोधी बल F लगाया जाता है जिससे उसमें मंदन A उत्पन्न हो जाता है और वस्तु S दूरी तय करके रुक जाती है। जब गति विरोधी बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण की जो विपरीत स्थिति होती है मंदन, वो उत्पन्न हो जाता है और वस्तु कुछ दूरी जाके रुक जाती है। जब वस्तु विरामावस्था में आ गई तो गति अवस्था से विराम अवस्था तक आने में वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, W इक्वल टू हो जाएगा Fs, परंतु गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F इक्वल टू होता है ma, कि मान हम इसमें रखेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा mas। परंतु गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। अब हम देखते हैं कि वस्तु गति कर रही है v वेग से, अर्थात यहाँ पे u v के बराबर है, और वस्तु फिर रुक जाती है अर्थात उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ अंतिम वेग v के स्थान पर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और u के स्थान पे v रख देंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा और 2 माइनस as हो जाएगा। माइनस ए क्यों लिया है हमने? क्योंकि मंदन है, मंदन के लिए हम त्वरण के साथ चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। तो 2as इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर, या as इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। ये as इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो w इक्वल टू m इंटू एस v स्क्वायर अपॉन 2, या w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो गतिज काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, जब वस्तु स्थिर अवस्था में और बाह्य बल लगाकर हम उसको गति अवस्था में ला दें। तो मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था में, जब हम उस पर बाह्य बल F लगाते हैं तो उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है और S दूरी तय करने में उसका वेग v हो जाता है। अब जब वस्तु विराम अवस्था में है तो यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग u को 0 लेंगे, परंतु स्टार्टिंग हम उसी तरह करेंगे कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs, गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है तो W बराबर mas हो जाएगा। फिर हम तीसरा समीकरण लेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, परंतु यहाँ पर विराम अवस्था में वस्तु थी इसलिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as या 2as मिल जाएगा। अब as इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है इसलिए k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अर्थात दोनों स्थितियों में गतिज ऊर्जा का वही व्यंजक प्राप्त हुआ 1/2 हाफ mv स्क्वायर। यदि प्रश्न आता है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर किसी एक विधि से हम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 3 जो हमें प्राप्त हुआ है व्यंजक का, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, उस समय स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और उसके वेग के परिमाण के वर्ग पर निर्भर करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि m और v दोनों ही धनात्मक होंगे, अतः गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दें हम कि चूंकि गतिज ऊर्जा के व्यंजक में v स्क्वायर आया है, इससे ये पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा पर वस्तु के द्रव्यमान की तुलना में उसके वेग का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, गोली का द्रव्यमान कम होता है, फिर भी गोली का वेग अधिक होने से उसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और वो किसी भी जहाँ वस्तु गोली टकराती है उसमें गहरा छेद कर सकती है या उसके आर पार निकल सकती है। एक उदाहरण देख लेते हैं हम। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है या वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी? तो m इक्वल टू 4 kg दिया हुआ है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड दिया है, हाफ k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 32 जूल। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने गतिज ऊर्जा पढ़ ली है और संवेग हम पहले पढ़ चुके हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। हम दोनों में रिलेशन देख लेते हैं और उसके कुछ
एप्लीकेशंस भी देख लेंगे। हम m द्रव्यमान की वस्तु के लिए वेग मानते हैं v, तो संवेग हो जाएगा p इक्वल टू एम वी या v इक्वल टू पी अपॉन एम, परंतु काइनेटिक एनर्जी जो है वो k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हम यहाँ v की वैल्यू रख देंगे तो k इक्वल टू हाफ एम पी अपॉन एम का होल स्क्वायर या p स्क्वायर इक्वल टू 2mk या p इक्वल टू अंडर रूट 2mk। यही गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। अब दो स्थितियां होती हैं यदि दोनों वस्तुओं के संवेग समान हो। मान लीजिए वस्तु A का द्रव्यमान ma तथा B का द्रव्यमान nb है। वस्तु A का संवेग pa और गतिज ऊर्जा ka है। वस्तु B का संवेग pb और गतिज ऊर्जा kb है। अब वस्तु A के लिए बात करेंगे तो A के लिए जो pa होगा वो अंडर रूट जहाँ जहाँ p है वहाँ p के साथ a लगा देंगे, तो k के साथ a लगा देंगे, m के साथ a लगा देंगे। जब b की बात करेंगे तो p के साथ b लगाएंगे, m के साथ b लगाएंगे, k के साथ b लगा देंगे। तो वस्तु A के लिए अंडर रूट 2ma k, ये k नीचे सब लिखा हुआ है जो ये सिंबल प्रदर्शित कर रहा है कि A वस्तु के लिए है। B के लिए pb इक्वल टू अंडर रूट 2mb kb। चूँकि दोनों के संवेग बराबर हैं, pa इक्वल टू pb है, तो दोनों अंडर रूट की दोनों क्वांटिटीज़ राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो मिल जाएगा अंडर रूट हटेगा दोनों तरफ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ma k इक्वल टू mb kb या ka अपॉन kb इक्वल टू mb अपॉन ma। तो यदि ma छोटा है mb, यदि ma का मान mb से छोटा है तो ka का मान kb से बड़ा होगा। अर्थात यदि संवेग समान है तो जो हल्की वस्तु होगी उसकी गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की अपेक्षा अधिक होती है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो। तो A और B दो वस्तुएं हैं, उनकी गतिज ऊर्जा समान है, अब संवेग अलग अलग हैं, तो P इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 ma k, क्योंकि k इक्वल है दोनों के लिए। Pb इक्वल टू 2 अंडर रूट mb अंडर रूट में 2mb k। चूँकि गतिज ऊर्जाएं समान है, समीकरण 1 में 2 से भाग दें हम तो P अपॉन pb राइट हैंड साइड से k कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो अंडर रूट ma अपॉन mb। यदि ma का मान mb से छोटा है तो pa का मान pb से छोटा होगा। इससे ये तात्पर्य है कि यदि दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हैं, तो हल्की वस्तु का संवेग भारी वस्तु के संवेग से कम होता है। क्योंकि ma mb से छोटा है, अर्थात A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान से कम है, तो हमें क्या संबंध मिल रहा है कि A का संवेग भी B के संवेग से कम होगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर समझाइए, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा उसके व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर जो बल लगाया गया है, तो उस बल द्वारा जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम दो स्थिति बनती है, यदि अचर बल है या परिवर्ती बल है। आवश्यकता अनुसार हमें किसी एक विधि का उपयोग करना है जब तक कि ये क्लियर ना हो कि किस बल के लिए बात कर रहे हैं। यदि ये कहा जाए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा उसके व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हमें अचर बल के लिए ही उपयोग करना है, और वो यहाँ हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि अचर बल के लिए, हम सीधे माना m द्रव्यमान की वस्तु से लिखना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पहली स्थिति में देख लें, माना m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील है और उस पर f परिमाण का बल अचर बल लगाने पर उसमें a परिमाण का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और वस्तु जो है बल की दिशा में s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। तो गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma, फिर गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इससे हम s निकालें तो s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a।
इस S के लिए अब हम जानते हैं बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है F इंटू एस, चूँकि F इक्वल टू एम ए है और S इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2a है, दोनों की वैल्यू रखें और एम ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, अलग अलग लिखें इसको, तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर अंतिम गतिज ऊर्जा है और हाफ एम जी स्क्वायर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, अर्थात किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर है। तो इस प्रकार जो हमारी प्रमेय थी कि बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप उसका कथन याद करें और साथ ही उसको व्यंजक याद करें। अब यदि ये क्वेश्चन स्पेशल दिया गया है कि हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय परिवर्ती बल के लिए ज्ञात करना है, तो हमें फिर इस विधि का उपयोग करना है, अन्यथा पहली विधि ही अच्छी है। अब यहाँ हम ये मान लेंगे कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर एक परिवर्ती बल Fx है जो x दिशा में लग रहा है और वस्तु को x अक्ष की दिशा में x1 से xn तक विस्थापित कर देता है। संपूर्ण विस्थापन को हम छोटे छोटे और बराबर अंतरालों डेल्टा x में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि अल्प अंतराल डेल्टा x के लिए हम आरोपित बल को अचर मान सकते हैं। चूंकि किसी वस्तु पर लग रहे अचर बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अतः प्रत्येक अंतराल में बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो डेल्टा W बराबर 1/2 m डेल्टा वी स्क्वायर। क्योंकि जब हम अल्प अंतराल की बात करेंगे, छोटे विस्थापन की बात करेंगे, तो उतने स्थिति में हम उसको बल को अचर मान सकते हैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा? अचर बल के द्वारा किया गया कार्य वो डेल्टा W बराबर हाफ m डेल्टा वी स्क्वायर होगा। ये हम पहली स्थिति में पढ़ चुके हैं, जहाँ डेल्टा वी स्क्वायर वास्तव में है क्या? डेल्टा x के जो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच चाल के वर्ग में परिवर्तन है। अर्थात हम ये कहें जैसे v1 यदि x1 x2 दो स्थितियां हैं तो उसके लिए v1 v2 लेंगे, x2 x3 है तो v2 v3 लेंगे, x3 x4 है तो v3 v4, और इसी प्रकार यदि xn-1 और xn है तो vn-1 और vn लेंगे। तो इस स्थिति में बिंदु x1 x2 से xn के संगत वेग v1 v2 से vn हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें x1 से लेकर xn तक दिया गया है। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये पहले x1 और x2 के लिए, प्लस हाफ m v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अर्थात x2 और x3 के लिए है, तो हाफ m v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर x4 x3 और x4। इसी प्रकार लास्ट में हमें मिलेगा हाफ m vn स्क्वायर माइनस vn-1 स्क्वायर। यदि हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमें दिख रहा है कि v2 स्क्वायर पहली बार में प्लस है तो दूसरे टर्म में v2 का माइनस है, मतलब हर बार पहला टर्म और बाद का टर्म ये कैंसिल होता जाएगा। तो हमें पहला जो पद है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसमें मिलेगा माइनस v1 स्क्वायर, और जो अंतिम पद है हाफ m vn स्क्वायर माइनस vn-1 स्क्वायर, इसमें मिलेगा vn स्क्वायर वाला पद। तो इस प्रकार W इक्वल टू हाफ m vn स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, बाकी सारे राशियाँ जो हैं v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर और vn-1 स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो W इक्वल टू हाफ m vn स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवर्ती द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आइए अब एक शक्ति की बात कर लें, हम पावर की बात कर लें। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य करने की ये दर है, उस दर को ही हम शक्ति कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एकांक समय में जितना कार्य करता है उसे हम शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य ऊपर है और समय नीचे के है, अर्थात समय के साथ कार्य में परिवर्तन की दर। तो
शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ये भी एक अदिश राशि है। यदि कोई व्यक्ति t समय में W कार्य करता है तो शक्ति हो जाएगा P = W/T। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कार्य का परिमाण समय पर निर्भर नहीं करता, परंतु शक्ति जो है वो समय पर निर्भर करती है। ये दो व्यक्ति हैं जो समान काम को अलग अलग समय में करते हैं, तो जो भी व्यक्ति उस काम को कम समय में पूरा कर लेता है उसकी शक्ति अधिक होगी। यदि हम अल्प अंतराल की बात करें, कोई व्यक्ति अल्प अंतराल डेल्टा टी में अल्प कार्य डेल्टा डब्ल्यू करे तो औसत शक्ति जो होगी P average = डेल्टा V W/डेल्टा T, और ताक्षणिक शक्ति P = लिमिट डेल्टा T × 0 dW/dt। हम इसकी मात्रक दे देते हैं। CGS पद्धति में इसका मात्रक अर्घ प्रति सेकंड है, अर्थात 1 सेकंड में 1 अर्घ का काम किया जाए तो एक शक्ति 1 अर्घ प्रति सेकंड कहलाती है। कार्य का मात्रक अर्घ है और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका CGS पद्धति में अर्घ प्रति सेकंड है। शक्ति का जो SI मात्रक है वो वाट है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ये मात्रक, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको उपयोग करते हैं। तो P = W/T और 1 जूल/1 सेकंड 1 वाट, तो 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वाट होती है। शक्ति के बड़े मात्रा का उपयोग जनरली हम उपयोग लाते हैं, जिसे हम किलोवाट या मेगावाट कहते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। जब CGS और SI संबंध निकालते हैं तो हमें मिलता है 1 वाट बराबर 10�7 अर्घ प्रति सेकेंड। ये संबंध याद रखना है इनको हमें, ये विकल्प में पूछे जाते हैं। शक्ति का एक सबसे प्रचलित मात्रक हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति भी है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है। 1 हॉर्स पावर = 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड। ये भी एक विकल्प में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर = ब्लैंक वाट। यदि विमी सूत्र निकालें तो W का विमी सूत्र बटे T का विमी सूत्र mL2T - 2/T, T से और डिवाइड हो रहा है तो mL2T⁻³ सदिश शक्ति एक अदिश राशि है। अब ये यूनिट, इस शब्द का उपयोग हम घरों में अपने बिजली बिल को मापने में करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं कि हमारे घर में इतनी यूनिट बिजली की खपत हो गई है। क्योंकि घरों में बिजली बिल का जो मान आता है, रुपए आती है, वो इतने यूनिट के हिसाब से आती है, जिसे हम किलोवाट आवर में प्रदर्शित करते हैं। एक यूनिट को हम किलोवाट आवर कहते हैं। P = W/T से W = PT से 1 किलोवाट आवर = 1 किलोवाट × 1 आवर, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी एक विकल्प में 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। अब हम शक्ति और ऊर्जा में अंतर और देख लेते हैं चलते चलते। शक्ति किसे कहते हैं हम, सबसे पहले परिभाषा आ जाएगी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दूसरा इसका है शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है, जबकि ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। शक्ति का SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड है, जबकि ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। और चौथा अंतर हो जाएगा इनका विमी सूत्र का। शक्ति का विमी सूत्र mL2T⁻³ है, जबकि ऊर्जा का mL2T⁻²। तो इस प्रकार आज हमने ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार में हमने गतिज ऊर्जा का, उसके व्यंजक का और साथ ही साथ शक्ति क्या है इसकी चर्चा की हमने। शक्ति के विभिन्न मात्रक क्या है इस चर्चा की, और शक्ति तथा ऊर्जा में क्या अंतर है इसके बारे में हमने चर्चा की है यहाँ पर। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर लेके, आगे का टॉपिक लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए